जो ये नजर आ रहा था कि ये चुनाव क्लीन स्वीप वाला चुनाव है, जी। दोनों में से कोई एक जीत जाएगा, वो चुनाव कहीं ना कहीं अब दूसरे दिशा में पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो फैसला उस समय करते हैं जब ईवीएम का बटन दबाना हो। मैं राजद का वोटर हूं, लेकिन इस बार मैं राजद को वोट नहीं देने जा रहा। लेकिन अगर सम्राट चौधरी पर हमला वो करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ पड़ता है रखने वाली बात होती है, वो रखने का काम कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, आप देख रहे हैं भारत लाइव और इस वक्त हम बाबा जी के साथ हैं और हम बाबा जी से जो अभी बिहार की सबसे चर्चित सीट बनी हुई है बांकीपुर, उससे रिलेटेड सवाल पूछने वाले हैं क्योंकि पिछले 48 घंटे में बांकीपुर चुनाव को लेके बहुत सारी चीजें आप देख ही रहे होंगे बाबा जी सर्कुलेट हो रही है। अब तो तेजस्वी यादव भी मैदान में है, निशांत कुमार भी अब मैदान में घुस गए हैं, तमाम बयान दे रहे हैं। आप इसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए रितेश, सबसे बड़ी जी। बात है कि ये जो बांकीपुर का चुनाव है, जी। इस चुनाव ने कहीं ना कहीं देश और दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जी। और इसके पीछे का कारण सबको पता है कि काफ़ी हॉट सीट हो गई है और एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर पूरी शक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लग गई है। तो विपक्ष भी अपनी अपनी शक्ति का आजमाइश कर रहा है। कल तक जो चुनाव एक तरफा लग रहा था कि दो लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है। जी। राष्ट्रीय जनता दल, जिसके पास कहा जाता है कि 32% वोट तो उसका अपना जागीर है, वो कहीं मैदान में नज़र नहीं आ रही थी। उसके जो उम्मीदवार थे वो जब मूवमेंट कर रहे थे तो लोग उनके साथ नहीं नजर आ रहे थे। ये सभी चीज़ें पिछले 48 घंटे में बदल गई। तेजस्वी यादव ने अंतिम ओवर में, नहीं कहा जाता धुआंधार बैटिंग करना, अंतिम ओवर में वो मैदान में उतर गए हैं और 27 और 28 तारीख जो 2 दिन प्रचार के बचे हुए हैं, उसमें उन्होंने अपना कार्यक्रम तय किया है। और जब हम खबर कर रहे हैं उस बीच में वो लोगों से मिलना जुलना और बात करना शुरू कर चुके हैं। जैसे उनकी एंट्री पटना में होती है, वैसे ही मैं तो अपने ही मोहल्ले में देख रहा हूं कि कम से कम 15 के आसपास जो उनके विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके पार्टी के ऑफिस बियरर हैं, उन सभी लोगों ने अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करना शुरू कर दिया जहां MY समीकरण यादव और मुस्लिम का वोट है। यानी कि मैदान में तेजस्वी यादव की टीम अब पूरी तरह से उतर गई है। और 48 घंटे पहले जो ये नजर आ रहा था कि ये चुनाव क्लीन स्वीप वाला चुनाव है, दोनों में से कोई एक जीत जाएगा, वो चुनाव कहीं ना कहीं अब दूसरे दिशा में पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये चुनाव एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव का इंतजार सबको था, कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और 48 घंटे में कितना बदल पाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको पता है कि बांकीपुर सबसे प्रबुद्ध मतदाता यहाँ रहते हैं और उसको लेकर के कहा यह जाता है कि साइलेंट वोटर जो है वहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। आप लोग जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैमरे से लोग भाग रहे होंगे। जी बिल्कुल, आप देखते हो कैमरे से लोग भाग रहे हैं। कारण उसका जानते हैं क्या है? लोग अपने आप को सामने लाना नहीं चाहते हैं। वो अपना मत जो है, जिसको कहा जाता है गुप्त मतदान, उस गुप्त मतदान पर पूरी तरह से डिटरमाइंड रहते हैं और वो फैसला उस समय करते हैं जब ईवीएम का बटन दबाना होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये चुनाव कहीं ना कहीं उलझा हुआ है और इस चुनाव को आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला जो है 48 घंटे के बीच में हार जीत का बदला है। दिलचस्प हो जाएगा। इतना ज़्यादा तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। मैं फायदा कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। और कितना डैमेज प्रशांत किशोर को कर पाते हैं तेजस्वी यादव, दो बातें हैं। लेकिन इसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या तेजस्वी यादव को उतरने से पूरा का पूरा गेम प्लान ही बदल जाएगा? क्या तेजस्वी यादव के अंतिम समय में उतरने को लेकर के लोगों में नाराजगी होगी? जैसा कि आप लोग बातचीत जब कर रहे थे, जो लोग नहीं बोलना चाहते वो तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो लोग बोलना चाह रहे थे वो खुल के बात कर रहे थे। वो साफ कर रहे थे कि मैं बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन इस बार मैं बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहा। मैं राजद का वोटर हूँ, लेकिन इस बार मैं राजद को वोट नहीं देने जा रहा। यानी कि लोगों में एक आक्रोश परिवर्तन की लहर जरूर थी और लोग कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के इस बार मिजाज जो है वो किसी अलग दिशा में बना रहे हैं। इसको कितना चेंज किया जाएगा ये देखना बड़ा जरूरी है। बाबा जी, पब्लिक रिएक्शन ले रहा था तो मैं जितने भी लोग नहीं बोलते तो कुछ लोगों से पूछा था तो वो बता रहे अगर प्रशांत किशोर तो सम्राट चौधरी की जो कुर्सी है देखिए,
सम्राट चौधरी किसी को कोई खतरा उतरा नहीं। ये लड़ाई सम्राट चौधरी की है ही नहीं। ये लड़ाई या तो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में, क्योंकि सम्राट चौधरी की इसमें भूमिका एकदम शून्य के बराबर है। आपने देखा भी होगा कि सम्राट चौधरी को शुरू से नहीं अंतिम समय में मैदान में उतारा और निश्चित रूप से इसका फैसला सम्राट चौधरी को नहीं करना, संगठन के लोग करते हैं फैसला कि कौन चुनाव मैदान में उतरेगा, कौन स्टार प्रचारक बनेगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन कहाँ इन्फ्लुएंस करेगा। ये सारा स्ट्रेटेजी जो है या तो केंद्रीय नेतृत्व बनाती है या फिर बिहार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम बनाई गई है, जो संगठन है, वो बनाता है। उनका काम सरकार को चलाना और सरकार के बीच में एनडीए के गठबंधन के बीच में सामंजस्य बिठाना है। लेकिन अब यहाँ जो सीधी बात कही जा रही है कि आपने देखा भी होगा कि प्रसाद किशोर अगर हमला भी कर रहे हैं तो नितिन नवीन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लड़ाई तो नितिन नवीन से है। लेकिन अगर सम्राट चौधरी पर हमला वो करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूछ पर पैर रखने वाली बात होती है, वो रखने का काम कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर सम्राट चौधरी इस चुनाव में जो इनका इन्वॉल्वमेंट है वो नितिन नवीन को जिताने वाला हो सकता है, लेकिन उनके लिए खतरे की घंटी नहीं है। एकमात्र सीट है जिस पर पूरा का पूरा फैसला जो है वो संगठन का है, केंद्रीय नेतृत्व का है। न तो सम्राट चौधरी ने उम्मीदवार अपने मन से उतारा है, न उन्होंने ये दावा किया है कि हम ही सब कुछ सर्वे सर्वा है। सीधे तौर पे यहाँ पूरी बीजेपी लड़ रही चुनाव, जो आपको देखने को मिला होगा। और हम बीजेपी ही क्यों कहें, हम ये कह सकते हैं कि एनडीए लड़ रही है। तो प्रशांत किशोर जीते या हारे, इससे सम्राट चौधरी के किसी भी बात पर कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि सम्राट चौधरी के समकक्ष अगर किसी नेता को आप देख लें तो प्रशांत किशोर का सामना करने वाला कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। कारण है कि सम्राट चौधरी पर जितने भी हमले किए हैं प्रशांत किशोर ने, आपने देखा जरा वो सीधे सीधे खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उसका इनाम को दिया है। 2025 के चुनाव में क्या नहीं कहा प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को लेकर के, लेकिन फाइनली आपने देखा कि शुरुआत में भले ही न बनाए हो, लेकिन 6 महीने के बाद जब जरूरत महसूस की भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जब बिहार की सरकार आई और उनको अपना मुखिया बनाना था तो उन्होंने सम्राट चौधरी को चुना। इसका सीधा मतलब है कि सम्राट चौधरी को अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करेगी, और वो तो लगातार जिस तरह का काम कर रहे हैं आप समझिए। भरत तिवारी वाला मामले पर हम और नमन जी जब खबर कर रहे थे तो पूरा बिहार के लोग और देश के लोग ये कह रहे थे कि आप अजीब बात कर रहे हैं, पूरा मीडिया वहां उतरा हुआ है और आप लोग अलग ही कहानी कर रहे हैं। हमने कहा था कि उनकी हत्या या इनकाउंटर ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमने ये भी कहा था कि हथियार लहराना भी ठीक नहीं है। हमने ये भी कहा था कि सम्राट चौधरी इस पर एक्ट करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कहा है कि अपराधियों पर वो या तो बिहार छोड़ दें या फिर उनको छोड़वा दिया जाएगा। उनका एक्शन बिहार में अमन सुख शांति और चैन की, कि बिहार के लोग स्वेच्छा से विचरण कर सकें, अपना काम धंधा कर सकें और अपराध घटे, इस फैक्टर पर वो हमेशा रेडी रहे। और सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को रखते हुए एक बात को साफ साफ कहा है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है बिहार में, उसमें सम्राट चौधरी का एक अलग भूमिका भी रहा है। इसलिए इस चुनाव के जीत हार का असर सम्राट चौधरी पर नहीं पड़ना है, इसका असर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो बॉस है नितिन नवीन, उन पर पड़ना है। यही कारण है कि आपने देखा होगा नितिन नवीन मैदान में उतर करके खुद मॉनिटरिंग करते। देखिए बाबा जी, प्रशांत किशोर का भी मैं बात कर रहा था। मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को लेकर बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिख रहा है, लेकिन जो भाजपा के जो समर्थक है वो डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि ये तो किला अभेदी रहने वाला है, प्रशांत किशोर से जिताना जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से इस लड़ाई में कई टक्कर दे रहे थे, जिसका नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सारी शक्ति लगा, सारे पत्ते खोलने पड़े। जिसे आप देखे होइएगा जितनी भी लड़ाई हुई, चाहे वो लंका में राम के जाने का लड़ाई हो, रावण के साथ युद्ध करने की लड़ाई हो, या महाभारत की लड़ाई, किसी भी लड़ाई में आपने देखा होगा कि जो हथियार जहां प्रयोग करने वाला है वहां प्रयोग किया जाता है। जैसे हर समय नागपाश का प्रयोग नहीं होता है, हर समय ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रही है तो इस चुनाव को आप हल्के में नहीं ले सकते। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भीतर ही भीतर बेचैन किया है,
इसका नतीजा है कि दिल्ली से सीधे फरमान पटना आता है और पटना के बांकीपुर में सारे नेता जमीन पर उतर करके आप देखोगे, आपको मनोज तिवारी पवन सिंह एकदम समेत कई बिल्कुल लोग घर घर जा करके घर एक एक तक लोगों से मिल करके और पर्चा मोहल्ला दे रहे मोहल्ला हैं। जी दैट मीन्स ये चुनाव प्रशांत किशोर ने कठिन कर दिया। इस लड़ाई में तो ये नहीं तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव तो हमको समझ में आए हैं, 48 घंटा पहले वो आए और 48 घंटे बाद वो क्या कर पाएंगे, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा कोई अंतर पैदा करना ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन बाबा जी पहली बार ऐसा हुआ ना कि एक इंसान के खिलाफ बीजेपी इतने सारे पत्ते खोल रही है। मतलब मैं जितना भी धरातल पे देख रहा हूँ, मैं जहां पर भी जा रहा हूँ, पवन सिंह, मनोज तिवारी, मतलब तमाम बड़े बड़े जो दिग्गज कलाकार है उनको भी बुला के प्रचार किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं देखिए, मनोज तिवारी और पवन सिंह का जो मामला है, इसमें निश्चित रूप से दोनों कलाकार हैं और दोनों का इन्फ्लुएंस लेवल थोड़ा सा अपग्रेड जरूर है, लेकिन जिस तरह से वो पॉलिटिशियन नहीं है। अब आप सिंपल सी बात फुल समझिए, टाइम कल ही पॉलिटिशियन नहीं है। कल ही जो मैंने देखा, दोनों के भाषण करने का, दोनों के तरीके में देखा। आप राजनीति करते हैं तो आपको जनता के बीच में, आपके मन के भीतर जो भी रहा हो, लेकिन जनता के बीच में आपको ये दिखाना होता है कि आप जनता के लिए, आपको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का नियम भी है कि 51% लोग जो है 49% राज करते हैं। गोलघर में एक सभा हो रही थी, उसमें मनोज तिवारी का भाषण चल रहा था, उसी बीच में एक युवा ने, ब्लू गंजी वाले, ब्लू टी शर्ट वाला लड़का विरोध कर रहा है। तो इसका जिस तरह से उन्होंने प्रतिकार किया, इससे पहले भी वो ट्रोल हो चुके हैं। एक महिला मंच पे, उन्हीं के लोकसभा में एक महिला ने मंच पे कार्यक्रम के दौरान कहा कि एक गाना गा दीजिए, तो उस पर भड़क गए। और जबकि हर मंच पे वो एक से एक गाना गाते थे। इसके बाद मीडिया में कई बार उनके गानों को लेकर के, अश्लीलता को लेकर के सवाल किया गया और सीधे वो झूठ बोल देते हैं कि मैं कहाँ गाया हूँ, आप दिखा दीजिए। और जब दिखा देने पर उनको क्यों होने लगता है। वैसे ही मंच पर से उन्होंने कहा कि ये पुलिस वाले इनको पकड़ो, पुलिस वाले इनको क्या कर रहे हैं। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आप लोकतंत्र में विरोध और जो आपका समर्थन, दोनों का आपको दोनों हाथ में लेना चाहिए, दोनों का बराबर, क्योंकि निंदक मेरे राखिया आंगन की छवाए वाला ये देश है। ऐसे में आप किसी को अगर कोई आपका विरोध कर रहा है तो उसको स्वेच्छा से लीजिए, उसकी बात को सुनिए। लेकिन दो ऐसी घटनाएं घट गई। अभी हाल फिलहाल में भाजपा में गए हुए जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, उनके साथ भी हुआ। उनके एरिया में लोग बता रहे थे गली को लेकर के, नाली नहीं बना, गली नहीं बना, उन्हीं से लगातार कह रहे हैं। तो उसके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। अगर इस आजादी को लोग समझ गए होते तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। डे वन ही जब इस चीज को समझ लिया, अंतिम समय में अब पछताए होत की गई थे। आपने देखा कि किस तरह से नीट आंदोलन हुआ, कॉकरोच आंदोलन हुआ और सरकार को बैकफुट जाना। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ लीजिए कि ये आए तो है चुनाव प्रशासन, लेकिन इसका गलत पड़ रहा है। अब इतने लोगों को जो उस व्यक्ति से या जो लोगों से प्रभावित है, इतने लोग तो नाराज हुए होंगे। और मनोज तिवारी की बात है, एक तरफ से मनोज तिवारी के परिवार को लेकर मिलवाते हैं सम्राट चौधरी ने सारे आलोचनाओं को अपनी जगह पर रख कर, ताखे पर रख करके, गिराके पर रख करके और भरत तिवारी के परिवार की बात सुनी और उनको सुनने के बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। जिन जिन लोगों पर उनका आरोप था उनको तुरंत बिना किसी देर किए उन लोगों को सस्पेंड किया, जगह से हटाया। दूसरा, उनके परिवार के लोग चाहते थे कि क्रिमिनल केस जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे वो भी उन्होंने बिना किसी हिचक करने के लिए स्वतंत्र किया और जो एक्ट करना चाहिए तो वो भी किया। दूसरी तरफ आप देखिए कि पवन तिवारी की बात करें, पवन सिंह की बात करें, तो पवन सिंह वाले मामले में आपने देखा कि अभी एक खबर जो आ रही है, काफी वीडियो वायरल हो रहा है कि किसी ने उसको लेकर के नाराजगी की बात सामने आई। उसके बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर ने उन पर आरोप लगाए हैं सबके सामने है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग तो अपने हथियारों का किया, लेकिन सारे हथियार जो उन्होंने रख दिए हैं, जो पहले से ही आप देखिए कार्यकर्ता को देना चाहते थे, दिया भी, लेकिन किसी विवाद को
उन्होंने मुक्ति के बाद, इसके बाद उन्होंने नीरज सिन्हा को लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज सिन्हा जब बिल्कुल वोकल नहीं, तो इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार हो रहा है और सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं। अच्छा अच्छा बाबा जी, ये जो चुनावी अभी जितने भी हालात चल रहे हैं उसमें एक जो नाम है फ्रेम अभी नया आया है नीतीश कुमार के, निशांत कुमार भी अब मैदान में उतर गए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उससे पहले तो इतने ज्यादा एक्टिव थे नहीं, लग नहीं रहे, कल उनका बयान आया। देखिए इसमें निशांत के उतरने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए नहीं रहा, मुझे लग भी नहीं रहा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो नीतीश कुमार के नाम। आज सम्राट चौधरी की सिर्फ इतनी अग्नि परीक्षा है कि क्या वो लौकिक समीकरण का वोट अपने पास रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। एक मुझे यहाँ पर आकर के निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को यहाँ टेस्ट करना है, उनका लिटमस टेस्ट जो है, लिटमस पेपर टेस्ट जो है वो इस बात को लेकर के हुआ कि लौकिक समीकरण का वोट उनको आता नहीं है। 30,000 के आसपास लौकिक समीकरण का वोट है। इसमें अगर मान लेते हैं कि चुनाव है, अगर 30-35% भी वोट होता है तो उसका कितना प्रतिशत आता है ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ उनकी परीक्षा जरूर होगी, लेकिन पूरे चुनाव में नीतीश कुमार अंतिम समय में यदि उतरते हैं उनकी तरफ से, तेजस्वी यादव अंतिम 48 घंटे में आ करके और क्या कर लेंगे ये देखना है। तो वही नीतीश कुमार के नहीं आने से क्या असर पड़ता है ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का भी टेस्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना 2015 में चुनाव लड़ी थी, नतीजा सबको पता है। वहीं इस बार भी नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ रही है, नतीजा क्या होता है ये देखना है। और एक आखिरी सवाल आपसे लेते चलेंगे, अभी आप बात भूल भी रहे थे, कॉकरोच पार्टी ने कहीं ना कहीं सरकार को जो है बैकफुट किया। कॉकरोच पार्टी की तमाम बातें मानी गई है, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री, लेकिन अब कॉकरोच पार्टी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जो लोग हैं कमेंट सेक्शन में बराबर नितिन गडकरी को टैग कर रहे हैं कि अब इनके पीछे पड़ो, इनके पीछे पड़ो। आपको क्या लगता है अब कॉकरोच पार्टी का जो ये जो जन आंदोलन है, ये मूवमेंट जो भी कह लीजिए, अब ये किस और जाएगा, क्या लगता है? लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप अगर स्वस्थ विरोध करते हैं, मुद्दों पर आधारित विरोध करते हैं, तो वो हमेशा से जायज माना जाता है, बिना किसी प्रोपेगेंडा। बिल्कुल आप इसको जायज माना जाता है, आपको पूरा अधिकार है आंदोलन करें, आप पूरा अधिकार है आपको, सरकार की नीतियां जो हैं उनके कार्य करने के तरीके हैं उस पर आप उंगली उठाएं। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चला और जिस तरह से शब्दों का, बातों का प्रदर्शन प्रयोग किया गया, वो कहीं से भी स्वीकार्य बढ़ गए, कोई स्वीकार नहीं करता। आगे आपने एक मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पर आपकी जीत हो गई। तो हमारे यहाँ भोजपुरी में वो बड़ा बढ़िया कहावत है, कह दीजिए कि लाजे जो अंदाज भव बोलत ना सवादे भसित छोड़, मतलब भभू और भसी का एक रिश्ता जो होता है वो सम्मान का होता है, लेकिन ज्यादती जो है वो नहीं है। दोनों तरफ से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब आपने एक डिमांड किया, आपकी डिमांड जायज मान करके सरकार ने मान लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर पर चढ़ कर मन बढ़ा नाच कीजिएगा। आप निश्चित रूप से सरकार ने आपके साथ बल प्रयोग नहीं किया। आपने देखा होगा कि अन्ना आंदोलन चला था, उस आंदोलन में क्या क्या हुआ, उसके क्या नतीजे हुए। हमारा निश्चित रूप से अभिजीत गिरके जो है, ये जैसा कि बातें सुनने को मिल रही है कि ये लोग नौकरी खोज रहे थे, नौकरी विहीन हो गए, और नौकरी खोजते खोजते इनको ऐसी नौकरी मिल गई कि इंटरव्यू पूरा सिस्टम ही बदलने के लिए चले आए। कई लोगों ने सिस्टम बदलने बोले अमेरिका जाएंगे भी वापस, बिल्कुल कोई भी सिस्टम बदलने की कोशिश कर रहे थे। आप निश्चित रूप से ठीक है, आपने एक योजना को सोच दिया, आपने एक अभियान चलाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घूम करके अब ये बता रहे हैं कि बिहार में हम आएंगे, सम्राट चौधरी को उठा पटक करने, अब ये कह रहे हैं कि पंजाब में जाएंगे उठा पटक करने। तो निश्चित रूप से आप जब इससे आगे बढ़िएगा तो आपके लिए चुनौतियां बड़ी हो जाएंगी, और आपके पास वो मुद्दा नहीं है कि आप किसी को बड़ी बड़ी पार्टियां हार गई। ये एक ऐसा मुद्दा था जहाँ छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन छात्र भी अब बात समझने लगे हैं।
कि उनको क्या उनके लिए उचित है, क्या अनुचित है, उनका कैरियर कहाँ जा रहा है। मुझे तो खास करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि हम अभिभावकों के लिए निश्चित रूप से एक दुखद क्षण है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते। हमारे बच्चे अगर जाकर के नंग धड़ंग प्रदर्शन करते हैं, हमारे बच्चे जाकर के अपशब्द बोलते हैं, तो निश्चित रूप से ये कमी है। देखा कि अपब्रिंगिंग का भी बात होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे जैसे गार्जियन जो होंगे, जो निश्चित रूप से सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के बीच में है, उसको अपनी धरोहर के रूप में मान करके चलते हैं। दुनिया ने हमसे सीखा है और हम दुनिया के नंगई को उठा करके अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमसे बुरा, हमसे खराब आदमी कोई नहीं है। हम अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। हम अपने बच्चों को भेजते हैं उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन ऐसी शिक्षा का क्या मतलब? निश्चित रूप से जो शिक्षा आपके सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को इस्तेमाल करती है, सबसे ऊपर वाले व्यक्ति जिसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुन करके हम देखते हैं, अगर उसके लिए हम अपशब्द का प्रयोग करते हैं, उसकी माँ बहन करते हैं, तो इससे दिक्कत कुछ पूरी नहीं। ये तमाम बातें हमने बाबा जी से की। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167